हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में मैंने 2008 का पेपर करवाया था आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट। आज हम लोग 2007 का पेपर करेंगे। आईटी जैम 2007 फिजिक्स। संडे को एग्ज़ाम होने वाला है तो आज हम लोग 2007 और 6 कर लेते हैं और कोशिश करें कि कल आज ही फिनिश कर देंगे 7, 6, 5 करके। ठीक है, 3 साल का बचा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स गो डायरेक्ट टू क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। The Fermi energy of certain metal M1 is 5 electron volt. The second metal M2 has electron density which is 6% higher than M1. Assuming that free electron theory is valid for both metals, the Fermi energy of M2 is closest to। देखो फर्मी एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पहले वो समझो। फर्मी एनर्जी का व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फर्मी एनर्जी? EF is फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल यूज करके हम लोग ये फार्मूला निकालते हैं। तो उस समय जब ये पेपर में जो क्वेश्चन आया था 2007 में, उस समय सॉलिड स्टेट फेज काफ़ी बड़ा सिलेबस हुआ करता था। बाद में इन्होंने 10-11 के आसपास सिलेबस को बहुत कम कर दिया। ठीक है, तो उस समय अब भी पूछ सकता है क्योंकि ये फर्मी एनर्जी 2 जगह से पढ़ा जाता है। एक तो सॉलिड स्टेट फेज से और एक फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में भी ये टॉपिक रहता है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप याद रखो फार्मूला फर्मी एनर्जी का मेटल के केस में h²/2m 3π²n 2/3। ये जो 3π²n है इसको मतलब 1/3 इज आल्सो कॉल्ड फर्मी वेक्टर। खैर ये नहीं पूछा आपसे। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब क्या बोल रहा है, मेटल M1 का फर्मी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और N क्या है? N इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मेटल 1 और मेटल 2 ऐसे देखा जाए तो बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, N ही अलग है। तो जो मेटल 2 का N है वो 6% हायर है। Right, for metal 1 I can say EF for metal 1 and EF for metal 2 and EF for metal 1 will be equal to what? N for metal 2 and M for metal 1 to the power 2/3, right? And N for metal 2 is 6% higher, मतलब 1.06 ऑफ N for metal 1। तो इसको अगर यहाँ पुट कर देंगे क्या आ जाएगा? 1.06 to the power 2/3। or I can say the Fermi energy of metal 2 is 1.06 to the power 2/3 into Fermi energy for metal 1 which is how much? 5 electron volt। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। Let's find it out। क्या आ रहा है? 1.06 to the power 2/3 into 5, 5.19 1980 5.198 यानी 5.2 हो गया एक तरह से। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी सही आंसर आ जाएगा। ओके, अब ठीक है, देखो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल इन MEV। बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल इन MEV as
द फंक्शन ऑफ मास नंबर ए ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है, ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए इक्वल्स टू 180 फ्यूजन्स, मास इक्वल टू 180 फ्यूजन्स इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल मासेस, इन द प्रोसेस हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड। तो इसका साइलेंट करते हैं मोबाइल को। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन द प्रोसेस 180, अच्छा निकालना है, ठीक है। अभी क्या है, एक बड़ा एटम है ए, वो दो बड़ा न्यूक्लियस है ए, वो ब्रेक कर जा रहा है दो न्यूक्लियस ऑफ इक्वल मासेस, इट इज ब्रेकिंग इनटू टू न्यूक्लियस ऑफ इक्वल मासेस। अभी 180 है, ये ब्रेक कर जा रहा है 90 और 90 में। तो 180 जब था तो उसका यहाँ पे रहा होगा ए 180, तो उसका क्या था, मतलब बाइंडिंग एनर्जी वाज 4। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन, इनफैक्ट per particle per nucleon is 4 MeVs, right, 4 MeVs, and it is breaking into two particle which is having a binding energy per nucleon as how much, 6, ठीक है। So Q value, the amount of energy released, which is called Q value, is what, binding energy of product माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दिस क्यू वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अगर पॉजिटिव होगा तो एनर्जी रिलीज, नेगेटिव होगा तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो बाइंडिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन इज 6, अब बी का मास नंबर 90 है, तो 90 इंटू 6 540, एक बी का, और दो बी न्यूक्लियस है तो फिर 540 इंटू 2 हो जाएगा, और ए का बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी 4 MeV पर न्यूक्लियन है और 180 न्यूक्लियन है, तो 8 को 72 720, यानी 540 गुने 2 हो गया 1080 माइनस 720, सो दिस इज 360 MeV। तो इतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, 360 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड, 360 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है, 360 MeV रिलीज हो जाएगा, ऑलराइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, a particle is confined in a one-dimensional box with impenetrable walls at x equal to plus minus a. Its energy eigenvalue is 2 electron volt. The corresponding eigenfunction is given like this. Okay. Okay. The lowest possible energy of this particle is. देखिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, इफ आई प्लॉट द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, दिस इज साई एंड दिस इज एक्स, इफ आई प्लॉट द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, देन ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन इज दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए, सो दिस इज ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, and the first excited state is this. तो ये जो आपको आइगन स्टेट दिया हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये आपका n इक्वल टू 2 के लिए है, ठीक है, n इक्वल टू 2 के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एंड En is n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2m और लेंथ ऑफ द वेल। So you see En depends on n square, तो ये जो एनर्जी दिया हुआ है आपको n इक्वल टू 2 के लिए दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी होगा वो n इक्वल टू 1 में होगा वो n इक्वल टू 1 में होगा, एंड यू नो En E2 विल बी 4 टाइम्स E1, और आपको बेसिकली E2 दिया हुआ है
क्योंकि E depends on En depends on n square, right? So you are given energy in फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 2 का एनर्जी दे रखा है, क्योंकि ग्राफ जो है ना n इक्वल टू 2 वाला ग्राफ है. दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 1. So the lowest energy will be E1 basically. So E1 is what? E1 is E2 upon 4. I hope you understand. So it is 2 upon 4. So this is 0.4 EV, 0.5 EV. ये आ जाएगा आंसर. This will be your answer. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. ओके, फाइन. ये देखिए, तो जल्दी में तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है. तो क्या इसमें करना है? एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम एट लो टेम्परेचर shows the data to be fitted in the formula CV equal to AT plus BTQ. When A and B are given to you, T is the absolute temperature. Entropy of the mole of aluminum at some such temperature is given by. देखिए, if I want entropy, entropy is what? Entropy is ds equals to dq by t, right? So, and dq is there is no change in volume, so work done is 0. So dq is du cv dt upon t, or this will be at plus bt cube dt upon t. So this is a plus so if I want s is integral of ds, right, as integral of a plus bt square dt, and you have to add some constant also, since this is indefinite integral. So this is at bt cube by 3 plus c. कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा. ओके, समझ में आ रहा है? We have to take C as positive because when T goes to 0, the entropy will be going to C, so it is minimum. And if you take C as negative, then entropy becomes negative at T equal to 0, which is not allowed. Next question करते हैं. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, इन ए रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन फिगर. द कंडक्टिंग रॉड PQ is rotated about O with a uniform angular speed omega in the plane of paper. ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है. So omega is also outward. The EMF EPQ induced between P and Q is best represented by the graph. EPQ क्या हो जाएगा? EPQ is the potential at P minus potential at Q. Potential at P minus potential at Q. अब एक चीज देखो आप. Okay, so this rod is moving like this. Suppose I take say electron over here. The rod is metallic rod, of course, conducting rod है. So if I talk about the electron inside rod, then how this electron inside rod will move? What is the effect of magnetic field on this electron? As the rod is moving, so this portion of the rod, the velocity will be in this direction. If this is r, the velocity will be in this direction, omega r. Okay, so that is your velocity, and q is minus e, and b is outward. So if I talk about the force on electron,
it is minus E V cross P, right? Minus E V cross P. So V cross B will be what? B is outward. B is outward. Velocity is in this direction. The electron will inherit the velocity which is possessed by the rod, right? Electron is going to inherit the velocity which is possessed by the rod. Are you getting a point? Okay. So we have the velocity in this direction and B is in this direction. Velocity is in this direction, B is in this direction. So how do you find the cross product? You put your fingers of your right hand direction of first vector, which is V, and you curl it towards the second vector, B, and thumb gives you the direction of V cross B. But you have minus sign here. So direction of FE will be opposite to V cross B. V cross B किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है. मतलब P जो end P of the rod है उसके तरफ है. But you have minus E here. So if you multiply minus E, the electron will be experiencing a force towards Q. V cross B is lying in direction of P. This is pure P, right? P marked here. But you have minus E multiplied to it. So electron will move towards Q. And there will be a positive charge developed at point P. Getting a point? The charge carriers inside metal, inside conducting rod, you have electrons, so they will be shifted towards Q, and you have a uncovered positive charge at point P. So in a way, the potential at point P will be higher than potential at point Q. So this will be positive till your end P lies inside, right? Till your P lies inside, this remains positive. But as soon as P comes out and Q enters, as soon as P comes outside and Q enters, Q turns positive, right? तो हाफ साइकिल तो ये पॉजिटिव रहेगा और हाफ साइकिल जैसे ही इंटर करेगा Q, Q will turn positive, P will turn negative. So when this rod PQ, the P end of the rod comes outside, when this is when P lies inside, and P lies inside, and when P comes outside, abruptly your EPQ, VP minus VQ turns negative because VQ is positive now. VQ is positive. So there is an abrupt change in the sign of the potential. There is an abrupt change in the sign of potential, right? So initially EPQ is positive till P lies inside. The moment P comes outside, it becomes negative, right? It becomes negative. So this will be your answer, right? So the change is very abrupt. Change is abrupt. Okay. It's not continuous like this. It's very abrupt change, but it remains EPQ positive and immediately it turns negative, right? Immediately it turns negative. Okay? समझ में आ रहा है जी? हाँ? Okay. Fine. ठीक, तो छोटा हो रहा है, ठीक है, या इसको ग्राफ हम बना देंगे और फिर इसको बड़ा ही कर लो, दिखेगा नहीं, है ना? हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही रहने दो. 3 polarizers PQR are placed. Polarization is very important topic. हर साल देखो एक क्वेश्चन आता है पोलराइजेशन पे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. और आगे के लिए भी देखो इम्पॉर्टेंट है. एमएससी में जाएंगे, एटॉमिक फेज वायर पढ़ेंगे, या लेजर या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, वहाँ पे पोलराइजेशन का यूज़ है. ठीक है, हाँ. सो पोलराइजेशन कैन रन अवे फ्रॉम पोलराइजेशन. You have two, polarization light and polarization dielectric. Both are very important. And मतलब दोनों का थ्योरी भी आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. 3 polarizers PQR are placed parallel to each other with their planes perpendicular to Z axis. ठीक है, Z axis. Yes, you have 3 polarizers P, Q,
R, and this is your z axis. Okay. Initially, the polarizing direction of P and Q are parallel. Okay, मतलब पास एक्सिस P और Q का पैरेलल है, ठीक है, एंड दैट ऑफ R इज परपेंडिकुलर टू देम. R का पास एक्सिस परपेंडिकुलर है. इनिशियली P और Q का पास एक्सिस पैरेलल है और R का परपेंडिकुलर है. इन दिस अरेंजमेंट व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट, यू हैव अनपोलराइज्ड light incident, unpolarized light of intensity I naught, incident on P, the intensity coming out of R is 0. Yes, why? Because जैसे इन दोनों का अभी क्या है कि जो पास एक्सिस है दोनों का वो पैरेलल है, ठीक है. पैरेलल है तो क्या होगा, जब यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट आएगा, सो इट विल बी प्लेन पोलराइज्ड विथ फील्ड वाइब्रेशन पैरेलल टू द पास एक्सिस ऑफ P, राइट. And since pass axis of Q is also parallel, the whole plane polarized light will pass through Q happily without any change in intensity, because जो फील्ड वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसका पास एक्सिस है, तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा. यहाँ पे तो एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ पे तो I0/2 हो जाएगा, ठीक है. बट चूंकि P और Q का पैरेलल है, तो जो फील्ड वाइब्रेशन है आफ्टर पासिंग थ्रू पॉइंट P, पोलराइजर P, the light become plane polarized with all the field vibration parallel to the pass axis of P. And when the hit polarizer Q, the pass axis of Q is parallel to the field directions of the field, जो field का direction है उसके parallel ही pass axis है, तो वो happily pass कर जाएगा without any loss of energy. But तो यहाँ भी उसी parallel ray से निकल जाएगा, ठीक है. But when the hit R, what do you find? The pass axis of R is perpendicular to the field direction of the plane polarized light which you have over here. यहाँ पे क्या है, अभी तो I0/2 से पास ऐसे पास कर जाएगा, लेकिन जब R को हिट करेगा तो इसका पास एक्सिस जो है फील्ड का डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर है, सो नो लाइट विल कम आउट ओवर हियर. सो दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है. ऐसे तो दे रखा है, बट ऐसे भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो नहीं भी देगा तब भी क्लियर होना चाहिए. नाउ द पोलराइजर Q इज नाउ रोटेटेड अबाउट z एक्सिस. एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन द इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ R इज, एक काम करते हैं ना, इसको बनाते हैं, मतलब इधर से देखो जरा, इधर से देखोगे तो पास एक्सिस सब दिखेगा प्रॉपर, है ना. इफ दिस इज z एक्सिस, लेट्स कॉल दिस एज से व्हाट, x y z, x z. ये चेक होता है. x को डायरेक्शन में फिंगर से रखिए, y की तरफ कर्ल कीजिए, थंब शुड गो इन z डायरेक्शन, दैट इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, सो लेट्स फिगर आउट द पास एक्सिस. So we have all the pass axis lying in xy plane, right? All the pass axis lying in xy plane. So you have one pass axis along x, pass axis of P, and Q का pass axis हम लोग rotate कर रहे हैं, rotate कर रहा है about z axis. Suppose pass axis of Q makes an angle theta with the pass axis of P, and pass axis of R is perpendicular to pass axis of P. So pass axis of PR is this, ठीक. अब देखो अनपोलराइज्ड लाइट हिट करेगा, अनपोलराइज्ड लाइट हिट करेगा, ठीक है. तो अनपोलराइज्ड लाइट जब पहला पोलराइजर को हिट करेगा तो उसका सारा का सारा फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, प्लेन पोलराइज बन जाएगा, ठीक है. अब ये प्लेन पोलराइज का इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा. आपको I0 से हिट करेगा तो आधा तो खा जाएगा पोलराइजर, आधा निकलेगा. कौन सा आधा निकलेगा, जो पैरेलल टू पास एक्सिस ऑफ P है वो बाहर निकलेगा, ठीक है. अब ये प्लेन पोलराइजर Q को हिट करेगा, लेकिन Q का पास एक्सिस जो है वो P के पास एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है. P का पास एक्सिस, Q का पास एक्सिस जो है वो P का जो पास एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैलस लॉ लग जाएगा, ठीक है. सो इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ Q इज व्हाट, इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ P इज I0/2, and intensity coming out of Q, the polarizer Q will be I0/2 cos square theta. देखिए, every polarizer allows only those field component which is parallel to its pass axis, तो जो Q के बाद जो प्लेन पोलराइजर बाहर निकलेगा, Q के बाद जो प्लेन पोलराइजर बाहर निकलेगा उसका फील्ड डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है. उसका फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा.
and intensity will be I naught cos square theta. अब ये प्लेन पोलराइज लाइट जिसका फील्ड का डायरेक्शन Q के पास इसके पैरेलल, वो R को हिट करेगा। जब R को हिट करेगा तो फील्ड के डायरेक्शन से जो R का पास एक्सिस है वो कितना एंगल बनाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो R के बाद जो निकलेगा फिर मैलस लॉ लग जाएगा, इंसिडेंट इंटेंसिटी कितना है, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन R है। अब मैलस लॉ लगाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा फिर हो जाएगा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, π/2 माइनस थीटा है बेसिकली। ठीक है, द एंगल बिटवीन फील्ड डायरेक्शन of the plane polarized light and path axis of R is π/2 minus theta. तो cos square π/2 minus theta हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, I0/2 cos square theta sin square theta, or this is I0/8 sin square 2 theta. Yes. देखो साइन थीटा का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π, साइन 2 थीटा का टाइम पीरियड पाई हो जाता है। ठीक है, जैसे सॉरी दूसरा कलर ले लो, ये साइन थीटा का ग्राफ है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 2π है। अगर साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा जो है, सॉरी 2π साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। ठीक है, पाई का रिपीट करना चालू करता है, नेगेटिव वाला सा ऊपर चला जाता है तो टाइम पीरियड बिकम्स पाई। ठीक है, अगर साइन 2 थीटा का बात करोगे, सो देखो साइन थीटा हैज गॉट टाइम पीरियड पाई एंड साइन a थीटा हैज गॉट टाइम पीरियड 2π/a. So sin 2 theta has got time period 2π/2 which is pi. Sin 2 theta का अगर बात करेंगे तो pi will be the time period. ठीक है, and if I talk about sin square 2 theta, then this will be pi/2 like this. ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, and intensity here it is I0/2. So this is I0/2 से गुना तो स्केल अप हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये ग्राफ I0/2 नहीं, सो I0/8। तो ग्राफ कौन सा बनेगा, I0/8 इज द मैक्सिमम, π/2, यस दिस विल बी द आंसर, ये आंसर है। ठीक है, ग्राफिकली समझ में आ रहा है कैसे ग्राफ बन रहा है ये। ओके और बाकी ऑप्शन क्या था, नहीं यही होगा, बी होगा ऑप्शन। साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा पाई, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो 7वां क्या बोल रहा है, the black body spectrum of O1 is such that its radiant intensity is maximum at wavelength of 200 nanometer. Another object O2 has maximum radiant intensity at 600 nanometer. ठीक है, the ratio of power emitted per unit area by O1 to that of O2 is, देखो intensity which is emitted, that is amount of energy emitted per unit area per unit time, is basically sigma T4, right? And you know this Wien's displacement law, that lambda mt is P. Lambda m is basically the wavelength at which the intensity is maximum. So if I talk about this, this will be T is what? P upon lambda m. So it is sigma, right? So intensity depends on
lambda 4. So suppose the intensity coming out of O1 is I1 and intensity coming out of O2 is I2. So that will be equal to the lambda for इसका भी रेशियो ले लेंगे. So it is this. उलट जाएगा ना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो लैम्डा 2 कितना है 600 नैनोमीटर और लैम्डा 1 कितना है 200 नैनोमीटर. So it is 3 to the power 4. So it will be 81. D will be the correct answer. D will be the correct answer. स्टीफेंस लॉ है, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है. ठीक है, ओके, गुड. आठवां देखिए, आठवां क्या बोल रहा है क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन सब है और उसमें क्या था ना, स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ नहीं था. मतलब 2008 में तो मैंने किताब ही नहीं लिखा था. ठीक है, तो मतलब हम लोग कई जगह से पढ़ते थे, आई एरडो से पढ़ते थे, मतलब रेफर करते थे. ठीक है, सो देयर वाज द एग्जाम वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम. ठीक है, अब ये देखो आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड चार्ज, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट इज. अच्छा, ठीक है, देखिए ऐसा है कि द एनर्जी डेंसिटी, कोई भी फार्मूला चूज करो जहां म्यू नॉट इन्वॉल्व है. द एनर्जी डेंसिटी विच एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम इज बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट. ठीक है, सो म्यू नॉट विल बी व्हाट. अब B का क्या होगा बताओ. E बाई बी सी होता है. So B is E by C, right? So I can say E square. Electric field is what? Force per coulomb. Force per coulomb. Force का यूनिट क्या होता है? ml t minus 2 per coulomb. Force per coulomb. नहीं? Force by coulomb. Electrostatic force by coulomb. Charge. फोर्स पर यूनिट चार्ज. ठीक है, स्क्वायर हो गया. एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया, एनर्जी का होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एम एल टी माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एल क्यू, एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम ना. सो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. सो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 और सी इज स्पीड एल टी माइनस 1. ये आ जाएगा. देख लो क्या आ रहा है, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 4 सी माइनस 2 सी इज कूलम्ब एंड हियर वी हैव एम एल टी माइनस 4. दिस कैंसल्स आउट, एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया. वी हैव एम एल सी माइनस 2. एम एल सी इज कूलम्ब तो क्यू लिखा है यहाँ पे, ए आंसर आ जाएगा. एम एल क्यू माइनस 2, मतलब चार्ज को क्यू ले लिया है, कूलम्ब हम लोग ऐसे लेते हैं. ठीक है, चलेगा. और भी तरीके हो सकते हैं, कहीं कोई भी फार्मूला पिक कर लो, वहां से डायमेंशन निकाल लो. जो नहीं कि ऐसे ही निकालो आप. नवा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. दिस सजेस्ट फिगर पे क्वेश्चन है. When the two simple harmonic oscillation represented by x equal to a naught cos omega t plus alpha and y equal to b naught cos omega t plus beta are superposed at right angle, the resultant is ellipse with major axis along y axis. देखो this is 2a naught and this is because y oscillation is varying from minus b naught to plus b naught, so it's only 2b naught, and x oscillation is varying from minus a naught to plus a naught. ठीक है, and Lissajous figure, ये Lissajous figure कब आता है,
when the phase difference is pi by 2. Lissajous figure में पढ़े हैं हम लोग ना, you study Lissajous figure. तो इलिप्टिकल Lissajous figure तब आता है जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि A naught is 1 and B naught is 2. So A naught is twice of B naught is twice of A naught. B naught is twice of A naught, or twice of A naught is B naught. And the phase difference is pi by 2. So phase difference ओमेगा, इसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस बीटा. इसका फेज कितना, ओमेगा टी प्लस अल्फा. So this is pi by 2. So that means beta minus alpha is pi by 2. So I think this is also correct. ऐसे यहीं से सही आ गया था आंसर, तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस पाई बाई 2. ऑलराइट, दिस क्वेश्चन लिसाजस फिगर. लिसाजस फिगर भी पढ़िए, अच्छा टॉपिक है, पोलराइजेशन समझने में काफ़ी हेल्प करेगा. ओके, चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा, कोई नहीं, हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं. द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ऑरिजिन O at an angle of 45 degree from the horizontal. At the highest point P of its trajectory, the radial and transverse component of acceleration in terms of gravitational acceleration G is. Radial and transverse, highest position में पूछ रहा है ना आपसे, highest position पे G, the acceleration is always G in downward direction, ठीक है. रेडियल मतलब आर पहले ड्रा कर दो तो उससे रेडियल पता चल जाएगा. ये रेडियल डायरेक्शन होता है, और ये थीटा आपका है, तो ये आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है, ई थीटा जिसको बोलते हो आप. तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालना है आपको, ई आर कैप के डायरेक्शन में और ई थीटा के डायरेक्शन में आपको निकालना है. तो इसको स्प्लिट कर लो दो में, एक इधर और एक इधर. ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा. सो जी वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, जी वेक्टर कैन बी रिटन एज जी साइन थीटा माइनस ई आर कैप एंड जी कॉस थीटा माइनस ई थीटा कैप, ठीक है. हाईएस्ट पॉइंट इज व्हाट, हाईएस्ट पॉइंट इज स्पीड नहीं दे रखा है क्या, अच्छा चलो स्पीड यू है मान लो, राइट. सो अच्छा ये दे रखा है, एंगल दे रखा है आपको अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, angle of projection is 45 degree. So this is H and this is say ये total R होता है, R by 2 हो जाएगा, रेंज का आधा. तो H is U square sin square alpha by 2G and R is U square sin 2 alpha by G, right. सो अल्फा का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो अल्फा इज 45 डिग्री, सो साइन अल्फा इज 1/√2, सो इट इज 4G एंड R इज U स्क्वायर बाई G, मतलब R/2 विल बी U स्क्वायर बाई 2G, ठीक है. सो tan ऑफ दिस थीटा विल बी H अपॉन दिस एंड H इज U square by 4G and this is U square by 2G. So this will be 1/2. Right? 1/2. So tan theta is 1/2. So what is sin theta? This is minus G. Sin theta will be, ये perpendicular है, base है, so 1/√5 and cos theta is 2/√5. So G 1/√5 ER cap and G
2 upon root 5 e theta. So minus g by root 5 and minus 2g by root 5. Minus g by root 5 and minus 2g by root 5. I think चौथा ऑप्शन में होगा. माइनस जी बाई रूट 5 ये आ जाएगा. माइनस जी बाई रूट 5 माइनस 2g by root 5. आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है, क्लियर है. आगे चले हम लोग. ये देखिए 11 question. The satellite moves around planet in a circular orbit of radius distance r from the center. The time period of revolution is t. If the same satellite is taken to the orbit of radius 4r from over the same planet, time period would be. देखो time period is depending on, you know this, Kepler's third law. So t depends on what? R to the power 3 by 2. So if I write t2 by t1, it is r2 by r1. तो r2 क्या है? 4r. r1 क्या है? r. It is 4 to the power 3 by 2. is2 to the power 2 into 3 by 2. is2 to the power cube. It is 8. So t2 is 8 times t1. Right? The answer. Simple. It is the simplest question on central force. ठीक है. सेंट्रल फोर्स का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला पुट कर देना है. ठीक है, मतलब कोई टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें. आप हम तो प्रोसेस वाइज कर रहे हैं इसलिए वो टाइम लग रहा है. तो ऐसे तो आदमी फटाफट कर देगा ना एग्जाम में. तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है देखो. The speed of electron whose de Broglie wavelength is equal to Compton wavelength. De Broglie wavelength is equal to Compton wavelength. Compton wavelength क्या h upon m naught c बोल रहा होगा ना. De Broglie wavelength हो गया h upon mv. और Compton wavelength क्या हो गया? h upon m naught c. Remember m is the mass of electron and m naught is rest mass of electron. ये आपका रिलेटिविस्टिक मास है, रेस्ट मास है. मतलब एम वी पी में तो एम वी पुट करो तो एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट रेस्ट मास, राइट. एंड यहाँ पे रेस्ट मास है. सो इन अ वे यू हैव द फार्मूला इज, इट बिकम्स एम वी इक्वल टू एम नॉट सी. एम इज व्हाट? एम नॉट 1 minus b square c square. So this cancels out. So what we have? V by c equals to, so if I square it, so I take it on this side, or V will be c upon root 2. c upon root 2. ठीक है, V will be c upon root 2. थर्टीन देखो, जो हमारा किताब पढ़े होंगे या लेक्चर पढ़े होंगे, मैंने ये सब बता रखा है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में. देखो क्या बोल रहा है, एक्स वाई 5 minus 7 7 3. ये इलिप्स है, आप करके देख लो ये क्या हो जाएगा. 7x माइनस 5x माइनस 7. ऐसे तो ये जो पढ़े होंगे वो तो तुरंत ही कर देंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है. मतलब 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7x वाई प्लस 7x वाई ऐसे होता है. तो कोई नहीं, कर देते हैं. ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में पढ़ाया जाता है. सो इट इज 5x square minus 7xy plus 7xy, sorry ये प्लस है ना, प्लस 3y square. So in a way this is 5x square
प्लस 3y स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू 15 और जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है. So it's ellipse. Ellipse with it is same major axis is along y direction, right? And same minor axis is along x direction. तो सेम मेजर एक्सिस वाई डायरेक्शन हो गई, ये वाला कोएफिशिएंट, ये वाला बड़ा है फैक्टर मतलब टर्म, तो √5 हो जाएगा ना. √5 इट विल बी लाइक दिस. Like this. So ellipse with same major axis √5. Ellipse with same major axis √5. ये आंसर आ जाएगा. ठीक, आगे चलें. 2 क्वेश्चन आप बच गया है. ये देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट व्हाट, विच गेट, ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है. ये तो आपका नैंड गेट है, ठीक है. ये आपका नैंड गेट है. ए बी रखेंगे तो ए इंटू बी का मॉडुलस हो जाएगा. ये तो नैंड गेट है. ये क्या है बताओ, यहाँ पे आके ए बार बी बार हो जाएगा. ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, और दिस इज ए बी बार. तो दोनों ही नैंड गेट है ना, दोनों ही नैंड गेट है. बोथ आर नैंड गेट, दे आर गिविंग सेम आउटपुट. ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार, डी मार्गन्स यूज कर लेंगे तो ए बी बार हो जाता है. दोनों ही नैंड गेट है, बोथ आर नैंड गेट, राइट. Both are NAND gate. Okay, last question. फूरियर सीरीज में हर साल देखो एक क्वेश्चन आता है, तो एक कर ही लो, ठीक है. क्या बोल रहा है, f(x) is periodic function of x with period 2 pi in the interval minus pi to plus pi. f(x) is given by this. In the expansion of x Fourier series, the coefficient of cos 2x. cos 2x क्या होगा बताओ. cos 2x का कोएफिशिएंट क्या होगा, cos 2x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/pi fx cos 2x. ये कोएफिशिएंट हो जाएगा cos 2x का, -pi to +pi. अब -pi से 0 में तो फंक्शन ही 0 हो गया है. सो दिस विल बिकम व्हाट, 1/pi इंटीग्रल 0 to pi, और 0 to pi इसको स्प्लिट कर देंगे ना, -pi to 0 and 0 to pi. तो -pi to 0 में तो फंक्शन वैनिसेस, और 0 to pi में फंक्शन क्या हो गया, sin x और cos 2x dx. फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b. ठीक है. सो दिस विल बी 1/2 pi, 2 कर दोगे यहाँ पे तो 2 यहाँ गुना हो जाएगा, एंड इंटीग्रल sin x plus 3x, x plus 2x, sin 3x plus sin x minus 2x dx. ठीक, क्या हो जाएगा, 1/2 pi 0 to pi sin 3x, और ये माइनस sin x. तो इसका इंटीग्रल निकालो, क्या होगा, 1/2 pi इंटीग्रल -1/3 cos 3x, and this is cos x 0 to pi. ऐसे 1/2 pi, अगर पाई पुट करेंगे तो cos 3 pi हो जाएगा, cos 3 pi होगा तो 1/3 हो जाएगा वो, cos 3 pi is -1, cos 3 pi is same as cos pi, and cos pi is -1. 0 पुट करोगे तो 1/3 -1, so it is 2/3 - 2, right? (1/3 - 1) is what? -2/3, है ना, -2/3 -4/3. So this is
2/3 विथ माइनस साइन, डी आंसर रहेगा। ठीक है, सो दिस वे वी फिनिश दिस जैम 2007 पेपर। ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि सब्जेक्टिव अभी नहीं करेंगे, एग्जाम है अभी संडे को, तो सब्जेक्टिव अभी नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव ही कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्टिव कर देंगे बाद में। ठीक है, सो दिस इज जैम 2007। अब 2 पेपर रह गया, देखिए जैम 2005 और 6 का, वो भी आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।